हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत बढ़िया हैं। हम पढ़ रहे हैं कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया ब्रांच-स्टोक्स प्रॉब्लम, उसका सॉल्यूशन क्या होता है, दैट वी सॉ इन द लास्ट वीडियो लेक्चर। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट मिनिमम सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा ये है कि एक ऐसी कर्व ढूंढनी है। वी हैव टू फाइंड अ कर्व विथ मिनिमम सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन। तो सबसे पहले ये चीज़ समझना इम्पॉर्टेंट है कि सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन का क्या मतलब है। ठीक है, चलिए अगर मैं कोई भी कर्व बनाती हूँ, मान लीजिए ऐसी कोई कर्व बना दी मैंने। ठीक है, अब इसका सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन का क्या मतलब है कि मैं इस कर्व को हाफ प्लेन के अराउंड इसको घुमाऊंगी। ठीक है, तो अगर मैं इसको घुमाऊंगी तो इससे बनने वाला जो भी शेप होगा, उसका जो भी सरफेस एरिया होगा, एंड दैट इज मिनिमम सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन। तो देखो ये कैसे बनेगा, इसको मैं रोटेट करती हूँ तो इसी के जैसे सिमेट्रिकल यहाँ पे बन जाएगा ये। ठीक है, अभी सिमेट्रिकल दिख नहीं रहा लेकिन इसी के जैसा, इसी का कर्व मैंने यहाँ पे बना दिया है। तो जब भी आप इस कर्व को इस एक्सिस के अराउंड रोटेट करोगे, ठीक है, इसको रोटेट करेंगे इस एक्सिस के अराउंड, इस तरह से घुमाएंगे तो ये कुछ इस तरह का शेप बनाएगा। राइट, ठीक है, और यही आपका क्या हो जाएगा, सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन हो जाएगा। ओके, सो दिस इज सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन बाय दिस कर्व। मान लीजिए इस कर्व का नाम क्या है, वाई ऑफ एक्स है। अब हमको क्या करना है, हमें एक ऐसा वाई ऑफ एक्स ढूंढना है जिसके लिए ये जो सरफेस है ना, ये मिनिमम हो जाए। वैसे तो मैं यहाँ पे स्ट्रेट लाइन भी बना सकती हूँ। ऐसे स्ट्रेट लाइन बनाओगे तो आप इमेजिन कर सकते हो कि एक सिलेंडर की तरह से उसका सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, मतलब आपके इमेजिनेशन में जितने भी कर्व्स आ सकते हैं उतने सारे पॉसिबल आप क्या बना सकते हो, सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन बना सकते हो। लेकिन हमने कैलकुलस ऑफ वेरिएशन की मदद से, जो कि हम अभी ऑयलर्स इक्वेशन पढ़े हैं, उसकी मदद से ये फाइंड करना है कि कौन सा कर्व होगा जिसका सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन सबसे कम होगा। ठीक है, दैट वी हैव टू सी। ओके, तो ये हमारा वाई ऑफ एक्स है, ये हमारा फंक्शन है मान लीजिए। ठीक है, मतलब ये कर्व है, मान लेते हैं कि ये आपका क्या है, सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन है। और यहाँ पे आपका पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट है और ये आपका x1 कॉमा y1 है। ये बीचों बीच में से मैंने एक्सिस बनाई है। ठीक है, अच्छा, तो देखो सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन क्या हो जाएगा। देखो अगर ये है तो मैं क्या कर सकती हूँ, इस पूरे चीज़ का मैं सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन कैसे निकाल सकती हूँ कि इन सबको अगर हम छोटे 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 डिस्क में काट दें। ठीक है, जैसे बॉल होती है तो बॉल को हम छोटे छोटे डिस्क में, रिंग्स में काट सकते हैं। सिलेंडर को भी हम छोटे छोटे रिंग्स में काट सकते हैं। वैसे ही इनको जो है छोटे छोटे सर्कल में काट देंगे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, इन सारे सर्कल्स को अगर हम ऐड कर दें, ये छोटे छोटे मैंने सर्कल काट लिए इस तरह से। ठीक है, इन सारे सर्कल्स को अगर हम काट के ऐड कर देंगे तो हमारा पूरा सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो ये कैसा आएगा, एस ऑफ वाई ऑफ एक्स किसके बराबर आएगा। तो देखो एक सर्कल, एक पतली सी डिस्क होगी। ठीक है, तो वो उसका अगर हम एरिया देखेंगे, हमें अंदर का एरिया नहीं देखना है, उसका सिर्फ बाहर का देखना है, तो वो चूड़ी के जैसा हो जाएगा, है ना, ऐसा डिस्क हो जाएगा ये। तो हमने इनको ऐड करना है तो इसका सरकमफेरेंस कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, अगर इसका मैं सरकमफेरेंस कंसिडर करती हूँ तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाई नॉट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाई1 है ना। तो कहने का मतलब है इसकी अगर मैं कोई भी जनरल लेती हूँ तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, वाई हो जाएगी। तो इसका सरकमफेरेंस कितना हो जाएगा, 2πy। तो ऐसे हमने सारे छल्ले बना दिए हैं और इन सब को ऐड करना है, कहाँ से लेकर, x0 से लेकर y1 तक, x0 से लेकर y1 तक। ठीक है, और किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम इनको कि कितनी लेंथ है। राइट, तो इस 2πy को किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, ds से मल्टीप्लाई किया जाएगा। ठीक है, तो आपका जो सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन का फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, 2πy
यानी कि हर सर्कल की सरकमफरेंस, और उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, इनटू कितना हो जाएगा, ds हो जाएगा, ठीक है। और फिर इंटीग्रेट करेंगे, कहाँ से करना है हमने, क्योंकि इन सब को हमने ऐड करना है, कहाँ से, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ऐड मतलब क्या, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, कहाँ से लेकर, x0 से लेकर x1। इंटीग्रेशन का मतलब भी क्या होता है, जोड़ना होता है, राइट। तो हमारा जो सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन का जो फंक्शनल बन गया है वो क्या बन गया है, स्क्वायर रूट इज इक्वल टू व्हाट, 2π/y ds फ्रॉम x0 to x1, इंटीग्रेशन फ्रॉम x0 to x1, ठीक है। अब देखो ds आपको पता है कि क्या होता है, सो विच इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम x0 to x1 2π/y, ds की जगह क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 + y डैश स्क्वायर क्या आ जाता है, dx आ जाता है, ठीक है। तो अब ये x और y के फॉर्म में आ गया, ठीक। तो आपका जो फंक्शनल है वो किसके फॉर्म में बन गया है, y और y डैश के फॉर्म में बन गया है। लास्ट टाइम हमने बात करी थी कि जब भी हमारा फंक्शनल y और y डैश के फॉर्म में होगा तो उस केस में आपका जब फंक्शनल y और y डैश के फॉर्म में होगा तो ऑयलर्स इक्वेशन से क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि f माइनस y डैश f y डैश इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी क्या कि नेसेसरी कंडीशन फॉर एक्सट्रीमल इज क्या होती है, f माइनस वाई डैश, और ये क्या है, डेल f ओवर डेल वाई डैश इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक। तो आपका f कितना है, f है आपका, इट इज़ 2π/y स्क्वायर रूट ऑफ 1 + y डैश का स्क्वायर माइनस y डैश। अब इसको क्या कर देना, विथ रिस्पेक्ट टू y डैश डिफ्रेंशिएट कर देना, तो 2πy तो कांस्टेंट हो गया है ना, 2πy तो कांस्टेंट हो गया। अब इसको विथ रिस्पेक्ट टू y डैश डिफ्रेंशिएट करोगे तो कितना आता है, y डैश अपॉन स्क्वायर रूट में 1 + y डैश का स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज योर नेसेसरी कंडीशन फॉर एक्सट्रीमल। तो ये हो गया, ये किसके बराबर है, कांस्टेंट के बराबर है, ठीक है। अब हम इसको ज़रा सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, राइट। तो ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे एक और चीज़ है कि ये 2π भी क्या है, कांस्टेंट है, इसको इस साइड ले चलते हैं, तो यहाँ पे भी कांस्टेंट बन जाएगा, है ना। सो ये हो जाएगा y स्क्वायर रूट ऑफ 1 + y डैश का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा आपका y इंटू वाई डैश का स्क्वायर डिवाइड में 1 + y डैश का स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा, कांस्टेंट बन जाएगा, है ना, क्योंकि ये 2π लिखने में फिर ज़्यादा झंझट हो जाता है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई, तो y इंटू 1 + y डैश का स्क्वायर माइनस y इंटू वाई डैश का स्क्वायर डिवाइड में 1 + y डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो इसमें से जब आप y को y डैश स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास क्या बचेगा, y इंटू 1, यानी कि y अपॉन स्क्वायर रूट में 1 + y डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको नाम दे देते हैं, मान लीजिए C1, ठीक, नहीं तो फिर यहीं से हमारा C1 फिर यहाँ पे C2 हो जाता, फिर इसलिए यहाँ पे हमने फाइनली इसको नाम दे दिया C1, ठीक है। अब है कि अब इस चीज़ को सॉल्व कैसे करें, तो यहाँ पे क्या है, y अपॉन स्क्वायर रूट में 1 + y डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू C1। तो अब सबसे पहले दिमाग में ये आ सकता है कि यहाँ पे अगर हम सब्स्टिट्यूशन करें तो y डैश की जगह हम tan थीटा रख के देखते हैं, ठीक है। तो 1 + tan² थीटा ये sec थीटा हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद sec² थीटा, तो y अपॉन sec थीटा हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू sec थीटा C1 हो जाएगा। जब y sec थीटा C1 हो जाएगा तो जब आप बाद में x की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है, dy/dx हमारे पास मिल जाएगा, dx/dt निकालने की जब कोशिश करोगे तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा उस केस में, और आप वहाँ पे पाओगे कि आंसर लॉग के टर्म में आ जाता है,
ठीक है, आप ट्राई करके देखिएगा। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, हमें समझ नहीं आता कि कौन सा स्ट्रक्चर एक्चुअली बना रहा है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं दूसरा सब्स्टिट्यूशन करके। तो यहाँ पे रखते हैं y डैश इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक t। ठीक है, सो साइन एच टी रख के देखेंगे तो देखते हैं क्या होता है। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एच टी। ठीक है, तो अब इसमें सब्स्टिट्यूट कीजिए तो y अपॉन, आपको पता है कि साइन हाइपरबोलिक वाले में क्या हो जाता है कि 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक का स्क्वायर जो है वो कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एच टी हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर एच टी स्क्वायर रूट से बाहर निकल कर क्या बन जाएगा, कॉस एच टी बन जाएगा। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू C1। तो आपका y किसके बराबर आ गया, C1 इंटू कॉस एच टी। ठीक, अब निकालते हैं हम अपना dx बाई डी टी। ठीक है, वहाँ से x निकल जाएगा। सो dx बाई डी टी को कैसे लिखा जा सकता है, विच इज़ इक्वल टू dx बाई dy और dy बाई dt, इस तरह से। ठीक है, और dx बाई dy यानी कि dy बाई dx हमारे पास ऑलरेडी पता है कितना है, साइन एच टी, जैसे साइन एच टी। ओके, ये इसका रेसिप्रोकल है तो 1 अपॉन साइन एच टी। ठीक है, इंटू डी वाई बाई डी टी कितना हो जाएगा, आप जब कॉस एच टी को डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, साइन एच टी आ जाएगा। ठीक है, साइन एच टी, तो विच इज़ इक्वल टू कितना हो जा रहा है, ये 1 अपॉन साइन एच टी इंटू साइन एच टी कैंसिल हो जा रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पे C1 भी है, यहाँ पे सिर्फ C1 बचेगा। तो dx बाई डी टी कितना आ गया, कांस्टेंट आ गया, C1 आ गया। ठीक है, तो हमको तो x चाहिए, तो हम क्या करेंगे, dx इज इक्वल टू C1 dt और इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने पे आपको क्या मिलेगा, ये x इज इक्वल टू C1 t प्लस C2, C1 t प्लस दूसरा कांस्टेंट को नाम दे देते हैं हम C2। बात समझ में आ गई होगी आपकी। ठीक है, अब हमको निकालना है y। ठीक, तो y तो हमारे पास क्या है, क्योंकि हमें t के टर्म्स में अब इस t को हटा देना है ना, तो y इज इक्वल टू C1 कॉस एच टी और x इज इक्वल टू C1 t प्लस C2। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से जो है t निकाल देते हैं, फिर इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो y और x को हम क्या कर सकते हैं, दोनों के टर्म्स में कर्व लिख सकते हैं। ठीक है, तो t किसके बराबर आ जाएगा आपका, x माइनस C2, x माइनस C2 डिवाइड में C1। ठीक है, ये आ गया आपका t का वैल्यू। अब मैं क्या करती हूँ, एक काम करती हूँ, यहीं पे सॉल्व कर देती हूँ क्योंकि क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो जा रहा है। कि हम क्या करेंगे, अब ये जो हमारे पास t है इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे आपके y इज इक्वल टू C1 कॉस हाइपरबोलिक t में। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होने वाला है। सो y इज इक्वल टू C1 कॉस हाइपरबोलिक t की जगह क्या रखेंगे, x माइनस C2 डिवाइड में C1। ठीक है, एंड दिस इज़ व्हाट, आपने हो सकता है ये कभी देखा ना हो, बट दिस इज़ इक्वेशन फॉर कैटेनरी। ठीक है, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ इक्वेशन ऑफ कैटेनरी। अब आप कहोगे कि कैटेनरी क्या चीज़ होती है, तो देखिए एक जैसा पैराबोला होता है। ठीक है ना, एक हमने पैराबोला देखा होगा यू शेप का। एक ये होता है कि मान लीजिए 2 पॉइंट ले लिया हमने और हमारे पास एक चेन है। ठीक है, उस चेन को हमने अब लटका दिया है, तो वो चेन जो अपने नेचुरल फॉर्म में ऐसे लटक जाती है, दैट इज़ योर कैटेनरी। ठीक, तो कैटेनरी जो है कुछ पैराबोला जैसा ही होता है, लेकिन एकदम पैराबोला जैसा भी नहीं होता है, उसका शेप लगभग वैसे ही होता है, यू शेप का, थोड़ा चौड़ा, जिस तरह से हम चेन को ऐसा चेन लटकती है वैसी वाली शेप होती है। तो उसका फॉर्मूला ये होता है, इट इज़ C1 कॉस एच इंटू एक्स माइनस C2 अपॉन C1। ठीक है, सो ये था आपका मिनिमम सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई हो। ठीक, इसमें और कुछ खास था नहीं, वैसे बताने के लिए तो बहुत कुछ है। जैसे कि आपने कभी ये देखा होगा, जैसे हम पानी में खेलते हैं, साबुन के साथ खेलते हैं ना, इसका आप फ़ोटो भी देख लेना इस पे इंटरनेट पे। तो जैसे 2 चूड़ियाँ ले लिया आपने, ठीक है, और दोनों को ऐसे जॉइन करके रख दिया, उसके बाद दोनों को आप साबुन में अगर
डुबो देंगे फिर बाहर निकालेंगे, तो जैसे छोटे बच्चे बबल के साथ खेलते हैं ना, तो इनके बीच में एक बबल फॉर्म ऐसा हो जाता है, ऐसा, ठीक है। तो ये एक मिनिमम सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन का एग्जांपल है कि मतलब ये जो ये बबल बना रहा है ये अपना सरफेस एरिया कम करने की कोशिश करता है, ठीक है। या फिर कोई भी चीज़ ले लो जिस पे हम जैसे बबल वगैरह बनाते हैं, तो वो आप देखते होंगे कि वो जो बनता है वो थोड़ा मुड़ सा जाता है, इट इज़ नॉट स्ट्रेट नहीं रहता है वो, है ना, वो मुड़ जाता है, वो अपने जो कर्वेचर है उसको मतलब कम करने की कोशिश करता है, उसका एरिया कम करने की कोशिश करता है, एंड दैट इज़ योर सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन, मिनिमम सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन, ठीक है। सो आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया हो। अगले वीडियो लेक्चर में हम आगे प्रोसीड करेंगे।